सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी व्याकरण में भावार्थ और व्याख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछला क्लास में हम लोगों ने भावार्थ और व्याख्या में भावार्थ के बारे में पढ़ा था। आज व्याख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्याख्या क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, ये सब हम लोग इसके लिए कुछ आवश्यक निर्देश क्या है, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। तो व्याख्या जो है किसी भाव या विचार का विस्तार या विवेचन है। व्याख्या न भावार्थ है न आशय है, यह इन दोनों से भिन्न है। इसका नियम भी भिन्न है। इसमें विद्यार्थी को अपने अध्ययन, मनन और चिंतन के प्रदर्शन की पूरी स्वतंत्रता रहती है। अब इसका प्रकार, व्याख्या के प्रकार देखिए। तो व्याख्या का अनिवार्य अंग क्या क्या है? तो व्याख्या लिखने के पूर्व प्रसंग निर्देश जो है व्याख्या का अनिवार्य अंग है, और इसीलिए व्याख्या लिखने के पूर्व प्रसंग का उल्लेख हमें जरूर करना चाहिए। पर यह भी बात को ध्यान रखना है कि प्रसंग निर्देश संक्षिप्त होना चाहिए। से मान लीजिए कि परीक्षा भवन में व्याख्या लिखते समय बहुत सारे विद्यार्थी प्रायः 2-2, 3-3 पृष्ठों में प्रसंग निर्देश करते हैं, और कभी कभी मूल भाव से दूर जाकर लंबी चौड़ी भूमिका लिखने लगते हैं, बांधने लगते हैं। यह जो है उचित नहीं है। उत्तम कोटि की व्याख्या जो है उसमें प्रसंग निर्देश संक्षिप्त होता है। ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी जानी चाहिए जो अप्रासंगिक हो। अप्रासंगिक बातों को उसमें बीच में मिला देने से, बीच में ठूस देने से अव्यवस्था उत्पन्न होता है। अतः सभी विद्यार्थी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्याख्या में कोई भी बात फिजूल और बेकार का नहीं हो। प्रसंग निर्देश जो है वह विषय के अनुकूल होना चाहिए। व्याख्या जो है उसके मूल भाव और विचारों का समुचित और संतुलित विवेचन होना चाहिए। व्याख्या में यहाँ पर जो भी व्याख्या लिखने वाला विद्यार्थी या टीचर जो भी हो, उनको अपनी स्वतंत्र बुद्धि और विद्या से काम लेने का पूरा अधिकार है। विषय के विवेचन में विचारों के सत्यासत्य का निर्णय किया जाता है। इसलिए विचारों का विवेचन करते समय सभी को विषय के गुण और दोष दोनों की समीक्षा करनी चाहिए। यदि वह चाहे तो उसके एक ही पक्ष का विवेचन कर सकता है, लेकिन अच्छा जो व्याख्या है, अच्छी व्याख्या में विचारों या भावों का संतुलित विवेचन जरूरी है। यदि छात्र मूल के भावों से सहमत है तो उसे उसकी तर्क संगत पुष्टि करनी चाहिए, और यदि असहमत है तो वह खंडन भी कर सकता है। व्याख्या में खंडन मंडन से पहले मूल के भावों का सामान्य अर्थ अथवा भावार्थ जरूर लिखना चाहिए, ताकि जो चेक करने वाला परीक्षक हो, कॉपी चेक करने वाला परीक्षक, वह यह जान सके कि उस विद्यार्थी जो है, छात्र जो है, उसका सामान्य अर्थ भली भांति समझ लिया है। व्याख्या में भावार्थ अथवा आशय का इतना ही काम है, और भावार्थ के बाद विषय का विवेचन होना चाहिए। व्याख्या लिखने के लिए पहले तो लंबी लंबी पंक्तियाँ दी जाती थी, लेकिन अब 1-2 पंक्तियों या वाक्यों का अवतरण दिया जाता है। इस तरह
इन दो तरह के अवतरणों की व्याख्या लिखते समय हम लोगों को थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। क्या तो जब कोई बड़ा सा अवतरण व्याख्या के लिए दिया जाए तब समझना चाहिए कि इसमें अनेक विचारों का समावेश हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम सभी को अवतरण के मूल और गौण भावों की खोज करनी चाहिए। इसके विपरीत जब एक दो पंक्तियों का अवतरण दिया जाए तब हम सबों को उन्हीं शब्दों का विवेचन करना चाहिए जिनसे भाव स्पष्ट हो जाए। छोटे अवतरणों में भावों की अधिकता रहती है और व्याख्या में इन्हीं गुण भावों का विस्तार होना चाहिए। तो इन सब के बाद सम्यक विवेचन के बाद अंत में कठिन शब्दों का अर्थ टिप्पणी के रूप में जरूर दे देना चाहिए और इस तरह व्याख्या का समापन होना चाहिए। व्याख्या इसी तरह समाप्त होती है। अब व्याख्या के लिए कुछ जरूरी निर्देश है, आवश्यक निर्देश है। क्या? तो मूल अवतरण की अपेक्षा व्याख्या बड़ी होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई के संबंध में कोई निश्चित सलाह नहीं दी जा सकती। हम सबों को सिर्फ यह देखना है कि मूल भावों अथवा विचारों का समुचित और संतोषजनक विवेचन हुआ है कि नहीं। इन बातों को ध्यान में रखकर अच्छी और उत्तम व्याख्या हम लिख सकते हैं। इसके जाए कुछ विचार बिंदु है जिसको हम सबको हमेशा स्मरण रखना चाहिए। क्या क्या है? तो पहला है कि व्याख्या में प्रसंग निर्देश अत्यावश्यक है। दूसरा है कि प्रसंग निर्देश संक्षिप्त, आकर्षक और संगत होना चाहिए। तीसरा है कि व्याख्या में मूल विचार या भाव का संतुलित विवेचन होना चाहिए। चौथा है कि मूल के विचारों का खंडन या मंडन किया जा सकता है। पांचवा है कि मूल के विचारों के गुण दोषों पर समान रूप से प्रकाश डालना चाहिए। और छठा है कि यदि कोई महत्वपूर्ण बात हो तो उस पर अंत में टिप्पणी हमें दे देनी चाहिए। अब एक व्याख्या का उदाहरण के तौर पर लीजिए। एक व्याख्या है, एक अवतरण है, इसका सब प्रसंग व्याख्या करना है। अवतरण क्या है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। अब इस अवतरण का सब प्रसंग व्याख्या करना है तो सबसे पहले इसका हम प्रसंग लिखेंगे, फिर अर्थ विश्लेषण करेंगे, फिर विवेचन करेंगे और अंत में थोड़ा सा शब्दार्थ भी दे देंगे। तो सबसे पहले प्रसंग देखिए। इस क्या होगा कि यह पंक्ति जो है स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त जी के यशोधरा काव्य से ली गई है। कुछ वर्षों तक दाम्पत्य जीवन बिताने के बाद यशोधरा जो है सिद्धार्थ की धर्मपत्नी है, उसमें यशोधरा काव्य में। तो यशोधरा जो है यह सहज ही जान लिया था कि उनके पति सांसारिक सुखों की सीमा में बंधने वाले साधारण मनुष्य नहीं हैं। इसका आभास उन्हें पहले ही मिल चुका था। अतः वे जानती थी कि सिद्धार्थ का वनगमन तथा महाविनिष्क्रमण स्वाभाविक है। लेकिन गौतम एक रात चुपके चुपके घर छोड़कर चले गए। यशोधरा को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उनके स्वामी उनसे बिना कुछ कहे इस तरह चुपके चुपके क्यों चले गए। यही बात उन्हें कांटे की तरह चुभने लगी। यही इसका प्रसंग हुआ। अब इसका अर्थ विश्लेषण हम लोग लिखेंगे। तो अर्थ विश्लेषण में हम लोग करेंगे तो लिखेंगे कि यशोधरा यह जानकर गौरवान्वित हुई कि उनके पति जीवन के एक महालक्ष्य की पूर्ति में संसार के कल्याणार्थ गए हैं। सिद्धार्थ जैसे महापुरुष की धर्मपत्नी होने का उन्हें गर्व है, लेकिन दुख इस बात की है कि वे बिना कुछ कहे चले गए। सिद्धार्थ का चोरी चोरी जाना यशोधरा को बहुत खला। उनके हृदय पर जैसे गहरा आघात हुआ। वे तड़प उठी और विकल हो गई। ऐसा कर गौतम ने नारी के उचित अधिकार, विश्वास और स्वत्व पर गहरी चोट की। नारी का स्वाभाविक मान इसे क्यों कर सहन करे। आदर्श नारी सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपमान का घूंट कैसे पी सकती है। कभी कभी नारी की आत्मगौरव भावना हठ का रूप धारण कर लेती है, लेकिन यशोधरा में इसका अभाव है। ये अपने पति की पलायनवादी मनोवृत्ति का विरोध करती है। महापुरुषों को चोरी चोरी गृह त्याग शोभा नहीं देता।
तो यह था इसका अर्थ विश्लेषण। अब इसका विवेचन में लिखेंगे, हम लोग देखेंगे, लिखेंगे कि यहाँ पर प्रश्न यह है कि यशोधरा से बिना कुछ कहे सिद्धार्थ ने पलायन क्यों किया। सिद्धार्थ प्रेम भाव से नहीं, न सही कर्तव्य भाव से अवश्य यशोधरा को अपने गृह त्याग का पूर्व परिचय देना चाहते थे, लेकिन नारी की स्वाभाविक दुर्बलता से वे अच्छी तरह अवगत थे। उन्हें शंका थी कि यदि वे गृह त्याग के बाद यशोधरा से कह देंगे तो वह निश्चय उनके पथ की बाधा बन जाएगी, फिर उनकी योजना सफल न हो पाएगी। और उनकी शंका निराधार भी नहीं थी। वे अपने ही वंश में राम के साथ बन जाने वाली सीता का हठ देख चुके थे। ऐसी अवस्था में सिद्धार्थ के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था, अतः सिद्धार्थ का चोरी चोरी जाना सार्थक था। लेकिन यशोधरा के लिए यह अभिशाप हो गया। एक जागरूक नारी के लिए इतना क्या कम था कि उसका पति उसे मुक्ति मार्ग की बाधा नारी समझे। फिर नारी का स्वाभिमान क्यों न उत्तेजित हो। सच तो यह है कि नारी और पुरुष की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार यशोधरा और सिद्धार्थ के दृष्टिकोण अपने में उचित है, दोनों के विचार स्वाभाविक हैं। तो यह था इसका विवेचन। अब इसमें कुछ शब्दार्थ था, 2 शब्द देखिए। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। इसमें 2 शब्द है जिसका शब्दार्थ क्या होगा, लिख लीजिए। सिद्धि, सिद्धि हेतु मतलब सांसारिक माया तथा बंधन को जीतने के लिए। अव्याघात मतलब विशिष्ट आघात। इसी प्रकार आप भी कोई अवतरण का सप्रसंग व्याख्या कीजिएगा। जैसे कुछ उदाहरण है बता रहे हैं, उसको आप लोग सप्रसंग व्याख्या उसका कीजिए अपने से। सुना है दधीची का वह त्याग, हमारा जातीयता विकास, पुरंदर ने पवि से है लिखा अस्थि युग का मेरा इतिहास। यह वाक्य क्या लिखिएगा, पंक्ति की व्याख्या कीजिएगा। तो लिखिए पंक्ति, बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है, फकीरी भी अपने उच्च आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है। इस पंक्ति का व्याख्या कीजिए, अभ्यास कीजिए। आप लोग अपने से खुद और किताब से भी पढ़ के अभ्यास कीजिए। अब शेष अगले क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा आशय लेखन के बारे में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को शुभ दिन।